हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट, सेक्शन नंबर 17 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आईटीसी का। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 17 में अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट। अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं, बस आपको इस वीडियो को ढंग से एंटर देखना है। डिटेल में क्लैरिटी आपको आने वाली है एक एक चीज़ की, एक एक प्रोविज़न की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला है इसके अंदर सेक्शन नंबर 17 में सब सेक्शन 1 में क्या है कि अगर आप कोई गुड्स और सर्विसेज या बोथ आप अपने बिजनेस के लिए भी यूज़ कर रहे हो और अपने कुछ अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर रहे हो, पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड पार्टली फॉर द अदर पर्पसेस, तो आपको आईटीसी गवर्नमेंट कह रही है कि आपको पूरा नहीं मिलेगा। आपका वो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा बिजनेस के लिए और अदर पर्पस के लिए। उसको डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा, उसको बांट दिया जाएगा कि बिजनेस के लिए कितना था आईटीसी और अब अदर पर्पस के लिए कितना है। और आईटीसी सिर्फ ओनली आपको बिजनेस के लिए मिलेगा, अदर पर्पस के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आईटीसी सिर्फ बिजनेस के लिए जो भी आप यूज़ करते हो गुड्स सर्विसेज, सिर्फ उसी का मिलता है और किसी के लिए नहीं मिलता। ठीक है, बड़ा सिंपल सा। अगला देखते हैं गुड्स और सर्विसेज और बोथ सब सेक्शन 2 में क्या कह रखा है हमें। तो सब सेक्शन 2 में हमें ये कह रखा है कि अगर आप कोई टैक्सेबल सप्लाईज भी कर रहे हो, साथ में एग्जम्प्ट सप्लाईज भी कर रहे हो। टैक्सेबल सप्लाईज में हमारी जीरो रेटेड सप्लाईज भी इंक्लूडेड है। जीरो रेटेड सप्लाईज क्या होती है? जो एक्सपोर्ट आप करते हो, एक्सपोर्ट के लिए करते हो, या फिर जो वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमारी बनी हुई है जहाँ पर हमारी सप्लाई एग्जम्प्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको टैक्स एक्चुअल में देना नहीं पड़ता, और टैक्स देना पड़ता है तो वो आपका रिफंड हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड जीरो रेटेड सप्लाई, मेनली फॉर एक्सपोर्ट होती है ये। तो अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो, इंक्लूडेड जीरो रेटेड सप्लाईज एंड एग्जम्प्ट सप्लाई भी आप करते हो, तो यहाँ पर भी आपका आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए आईटीसी नहीं मिल सकता आपको, तो आईटीसी जो एग्जम्प्ट सप्लाई का होगा उसको अलग करा जाएगा, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। और जो टैक्सेबल सप्लाई का होगा ओनली सिर्फ इसी का आईटीसी आपको मिलेगा। तो आईटीसी आपको पूरा नहीं मिलेगा, एग्जम्प्ट सप्लाई का अलग करा जाएगा, उसका आईटीसी नहीं मिल सकता, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई वाला ही मिलेगा। क्लियर होगी अच्छे से बात? तो टैक्सेबल सप्लाई का ही आईटीसी मिलता है, और बिजनेस के लिए जो आप पर्पस के लिए यूज करते हैं सिर्फ उसी का ही मिलता है। थर्ड है हमारा जो सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 3 में हमारा क्या रखा है कि एग्जम्प्ट सप्लाई में क्या क्या आता है। जो हमने अभी एग्जम्प्ट सप्लाई की बात कर रहे थे, एग्जम्प्ट सप्लाई क्या होती है? एक्चुअली में वैसे देखा जाए तो एग्जम्प्ट सप्लाई होती है जो कि आप ऐसे गुड्स और सर्विस बेचते हो जिन पे टैक्स ही नहीं लगता है, जिन पे टैक्स ही नहीं लगता है। नॉर्मली वो होती है जैसे कि नील रेट सप्लाई होती है, पेट्रोल हो गया, अल्कोहलिक हो गया, वो सब एग्जम्प्ट होती है। प्लस उन्होंने ये कह दिया है कि ये भी एग्जम्प्ट सप्लाई होगी। कौन कौन सी? कि अगर आप उसको रिवर्स चार्ज में बेच रहे हो, आपके ऊपर अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा हुआ है, यानी कि आपको रेसिप्टेंट को टैक्स देना पड़ता है, सप्लायर को नहीं देना पड़ता, और रेसिप्टेंट अगर एग्जम्प्ट सप्लाई लेता है किसी से तो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ में सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज अगर आप देते हो, आपने सिक्योरिटीज ली है, आपने सप्लाई ली है इसकी, और आप आईटीसी डिमांड कर रहे हो इस चीज़ का, आपको आईटीसी इसका नहीं मिलेगा, बिकॉज ये एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर इंक्लूडेड है, तो आईटीसी इसका भी नहीं मिलेगा। आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीदी है, तो इसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये भी एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर इंक्लूड कर दी गई है। और साथ में पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 3 हमारी नेगेटिव लिस्ट होती है जिसपे कोई सप्लाई टैक्सेबल होती ही नहीं है, वो शेड्यूल 3 में वहाँ बता रखा है। उसमें पैराग्राफ 5 में बता रखा है कि ऐसी कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर आप वो लैंड एंड बिल्डिंग सप्लाई करते हो, आप परचेज कर देते हो, तो आपके ऊपर आईटीसी उसका नहीं मिल सकता, भले ही आप जैसे मर्जी आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो इसीलिए एग्जम्प्ट सप्लाई आपको ध्यान से समझना है। एग्जम्प्ट सप्लाई वो सप्लाई होती है जिस पर टैक्स नहीं लगता, जो नॉन टैक्सेबल होती है, या जो नील रेट होती है टैक्सेबल, तो उस पर टैक्स ही नहीं लग सकता है। और एग्जम्प्ट सप्लाई में इस सेक्शन में ये भी इंक्लूड कर दिया है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर आप एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो तो वो भी आपकी टैक्सेबल आईटीसी नहीं मिल सकता उसके अंदर। सिक्योरिटीज अगर आपने ली थी एग्जम्प्ट सप्लाई में आ गई है वो, तो उसमें आईटीसी नहीं मिल सकता, जो कि हमने ऊपर देखा था।
ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग जो पैराग्राफ 5 में बता रखी है शेड्यूल 3 में, वो उसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते, सब सेक्शन 4 में क्या क्या रखा है। सब सेक्शन 4 में एक ऑप्शन दे दिया है हमारे बैंकिंग कंपनी को। बैंकिंग कंपनी में इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी आ गई है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी। उनको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप आईटीसी कैसे अवेल कर सकते हो। उनको ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप आईटीसी कैसे ले सकते हो। उनको कहा है कि पहला ऑप्शन है कि आपके सामने आप सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, जो कि हमने ऊपर बात करी थी, कि आप ये ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हो। यानी कि आप क्या करो, अपनी टैक्सेबल और एग्जाम देखो, उसमें से अपोर्शन कर लो कि टैक्सेबल कौन सी थी, उसका आईटीसी अपोर्शन कर लो और वो वाला आईटीसी ले लो। पहला ऑप्शन आपके पास ये है। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप क्या करो, 50% क्रेडिट ले लो और 50% ना लो। आपको कोई अपोर्शन करने की झंझट अगर आपके पास नहीं है, आप देखना आप इसकी झंझट नहीं लेना चाहते हो, तो आप ऐसा करो कि आप 50% अपना आईटीसी ले लो। जो भी आपको आईटीसी मिला है उसका 50% आपको फिर मिल जाएगा, क्रेडिट अलाउड हो जाएगा। ये ऑप्शन अगर आपने कर लिया, और 50% फिर आपका नहीं मिलेगा। भले ही आपके एग्जाम सप्लाई 50% ना हो, 40% हो, लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया है तो 50% आपको आईटीसी मिलेगा, 50% नहीं मिलेगा। ठीक है। एक्सेप्ट, इसमें भी आपको ध्यान से समझना है, एक्सेप्ट सप्लाई फ्रॉम वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन। कभी कभार क्या होता है कि हमारी कई सारी ब्रांचेस होती है, कई बैंक की ब्रांचेस होती है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक की एक ब्रांच है आपकी, सपोज करो दिल्ली में। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक की एक ब्रांच है आपकी दिल्ली में, और एक ब्रांच है सपोज करो राजस्थान में। अब वो एक दूसरे को सप्लाई कर रही है, पर क्योंकि ये दोनों एक ही पैन से इन्होंने लिया होगा, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक एक ही है, उनकी ब्रांचेस है दिल्ली राजस्थान, तो पैन नंबर इनका एक ही होगा कोटक महिंद्रा बैंक का। तो उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग एंटिटीज़ बना रखी है, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट एंटिटी, कि जब एक ही पैन से इन्होंने अलग अलग ब्रांचेस एस्टेब्लिश कर दी अपने अलग अलग, तो वहाँ पर अगर ये सप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो इसने इसको सप्लाई करी और ये आईटीसी डिमांड कर रहा है, तो ये आईटीसी ले सकता है। इनको 50% वाला ये ऑप्शन नहीं अलाउड है। कहने का मतलब ये है, ये एक्सेप्ट किस में लिखा हुआ है, 50% में, तो वो पूरा आईटीसी क्लेम कर सकता है। राजस्थान को, जैसे कि अगर दिल्ली ने राजस्थान को सप्लाई की है कोटक महिंद्रा बैंक में, और राजस्थान अब क्योंकि इन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन से दिया है, तो उसको ये ऑप्शन अडॉप्ट नहीं करा जाएगा, उसको 100% वो ले सकता है आईटीसी। उसको 50% वाला ऑप्शन नहीं है, वो पूरा का पूरा आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो ये है इसका मतलब, तो वो 100% उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है, 50% वाला उसके लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पर्सन से ले रहा है, उनको बिल्कुल फैसिलिटी पूरी दी जा रही है कि आप 100% लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है ब्लॉक्ड क्रेडिट। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 हमें बता रखा है ब्लॉक्ड क्रेडिट। अभी हमने सबका अपोर्शन ऑफ क्रेडिट, जिसमें हमने देखा कि भाई आपकी टैक्सेबल एग्जम्प्ट है या पार्टली बिजनेस है, पार्टली उसके लिए करते हो, तो आपको अपोर्शन करना पड़ेगा, अपने आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और आपको सिर्फ उसी पर्पस के लिए, बिजनेस टैक्सेबल के लिए ही आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसी का क्रेडिट ले सकते हो। अब हम समझते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ें होती है जहाँ पर आपका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाता है, जहाँ पर आपको क्रेडिट ही नहीं मिलता है। वो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसकी आपको आइटम बता रखी है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में, जहाँ पर आपका क्रेडिट नहीं मिल सकता है, वो अलाउड ही नहीं होगा। आप चाहे भले ही जो मर्जी आप कर लो, भले ही आप सेक्शन नंबर 16 में आ रहे हो, भले सेक्शन नंबर 18 में आ रहे हो, जो कि मैं दोनों की वीडियो बना चुका हूँ। 16 आपको बताता है कि आप एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है आईटीसी की लेने की, 18 आपको बताता है कि स्पेशल केसेस क्या है। उन दोनों में भी आ रहे हो तब भी आपका क्रेडिट ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो क्या है पहली चीज़, पहला आपको लिखा हुआ है मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई ऐसा मोटर व्हीकल है आपके पास, आपने कोई ऐसा मोटर व्हीकल लिया है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप यूज़ करते हो, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर को इंक्लूड करते हुए जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13% से ज़्यादा है, अगर 13% से उसकी सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है अगर यस, तो क्रेडिट आपको अलाउड हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कोई मोटर व्हीकल खरीदा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और सीटिंग कैपेसिटी उसकी 13%, यानी कि 13 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर बैठ सकते हैं अगर 13% ज़्यादा लोग ड्राइवर के साथ, तो अगर वो है तो क्रेडिट अलाउड है।
उसको आपको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो टेंशन वाली बात है। अगर आपके 13% से कम है सीटिंग कैपेसिटी, टेंशन वाली बात है। उसमें आपकी एक चीज़ और देखी जाएगी, वो है कि यूज्ड इन स्पेसिफाइड पर्पस। स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आप उसको अगर यूज़ करते हो, अगर यस आप कहते हो हाँ मैं करता हूँ, तो क्रेडिट आपको पूरा अलाउड हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी कम भी है ना, तो टेंशन वाली बात नहीं, आपको हो जाएगा क्रेडिट अलाउड, तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते हो तो टेंशन वाली बात है आपके लिए, तो आईटीसी आपका ब्लॉक है, तब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, भले ही आप जितना मर्जी कुछ भी कर लो। तो इसका मतलब हमें अब समझना पड़ेगा कि स्पेसिफाइड पर्पस क्या होता है। यहाँ तक हमें बात समझ में आ रही है कि 13% ज़्यादा यूज़ कर रहा हो तो 13% ज़्यादा यूज़ कर रहा हो तो क्रेडिट हमारे पास है। लेकिन अगर 13% से कम कर रहा हूँ तो भी मेरे को अलाउड हो जाएगा अगर मैं स्पेसिफाइड पर्पस के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो ब्लॉक्ड है। तो स्पेसिफाइड पर्पस क्या है सर? तो सर स्पेसिफाइड पर्पस हमारा ये है कि अगर आप कोई मोटर व्हीकल या वेसल या एयरक्राफ्ट, वेसल होता है जो समुद्री जहाज वगैरह होते हैं, एयरक्राफ्ट एरोप्लेन, तो अगर कोई ऐसा मोटर व्हीकल है, एयरक्राफ्ट है या वेसल है, उसको आप फर्दर सप्लाई के लिए यूज़ करते हो, मतलब आपका काम ही यही है कि आप मोटर व्हीकल पीछे खरीदते हो और आगे बेचते हो, तो आपको क्रेडिट अलाउड हो जाएगा, भले ही आपकी सीटिंग कैपेसिटी 13% से कम क्यों ना हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये सिर्फ मोटर व्हीकल के लिए नहीं है। देखो मोटर व्हीकल के मैंने को बता दें कि 13% ज़्यादा है, मतलब 13% से कम नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि ये स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर मोटर व्हीकल के लिए तो है ही ये चीज़ एप्लीकेबल, बल्कि वैसल के लिए भी है। अगर आप कोई वैसल आपने खरीदा है ना, ये तो मैंने आपको बताया मोटर व्हीकल के लिए कि 13% ज़्यादा है तो क्रेडिट अलाउड, 13% से कम है तो देखा जाएगा स्पेसिफाइड पर्पस। स्पेसिफाइड पर्पस और एक में देखा जाएगा कि अगर आपके मोटर व्हीकल नहीं भी है ना, तो स्पेसिफाइड पर्पस वैसल के लिए भी देखा जाता है, वैसल आपने खरीदी है पीछे, एंड एयरक्राफ्ट खरीदी है, उसमें भी ये कंडीशन देखी जाती है कि उसमें तो सीटिंग कैपेसिटी देखी जाती है, उसमें सिर्फ ये कंडीशन देखी जाती है कि स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आप यूज़ करते नहीं करते हो तो क्रेडिट अलाउड, नहीं करते हो तो नहीं अलाउड। तो स्पेसिफाइड पर्पस कौन कौन से होते हैं कि वही चीज़ लिखी थी पहले ही कि मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट फर्दर सप्लाई के यूज़ करते हो तो क्रेडिट अलाउड हो जाएगा, नहीं करते हो तो नहीं होगा। और अगर आप उसको यूज़ करते हो इन सब को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, मतलब आप एक ड्राइवर हो या आप क्या काम करते हो कि लोगों को ले जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो पैसेंजर को, और साथ में फेयर चार्ज करते हो, उससे किराया चार्ज करते हो। तो अगर आपका काम ही यही है, जैसे कि आप ऑटो ड्राइवर हो, आपका काम है ये वाला कि पैसेंजर को इधर से उधर ले जाना, तो आपको क्रेडिट अलाउड हो जाएगा। ये तो तब नहीं होगा जब आप अपने खुद के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर काम है तो आपका अलाउड हो जाएगा। और आपका काम है कि ड्राइविंग, नेविगेट, फ्लाइंग, इन सब की ट्रेनिंग करवाना। आप ट्रेनिंग स्कूल है आपका कोई, आप ट्रेनिंग करवाते हो इन सबको कि आप ड्राइविंग सिखाते हो मोटर व्हीकल के थ्रू, आप वैसल को नेविगेट कराना सिखाते हो, आप एरोप्लेन को सिखाना, उड़ाना चलाते हो, आप इसको सिखाते हो आप, तो भी आपको क्रेडिट अलाउड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, आपको हो जाएगा। और साथ में अगर आप कोई गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करते हो, इस सब को यूज़ करके अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो भी आपको क्रेडिट अलाउड हो जाएगा। इसका मतलब सर अगर मैं इन सब 4 चीज़ों को करता हूँ तो मेरे को क्रेडिट अलाउड हो जाएगा। मोटर व्हीकल के केस में 13% ज़्यादा नहीं भी है मेरी तो भी हो जाएगा, और साथ में वेसल, एयरक्राफ्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो भी हो जाएगा। मैंने कहा हाँ हो जाएगा, स्पेसिफाइड पर्पस होना ज़रूरी है। और मोटर व्हीकल को चाहे आप यूज़ करो, चाहे आप वेसल को यूज़ करो, चाहे एयरक्राफ्ट को यूज़ करो, अब उसकी 13% ज़्यादा है या कम है, दैट डज नॉट मीन आपको क्रेडिट अलाउड हो जाएगा अगर आप इसकी यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो तो आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं होगा। समझ आ गया अच्छे से? क्लियर है पॉइंट सारे के सारे? चलिए आगे बढ़ते हुए अगला है हमारा पॉइंट। इसमें मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ जो कि आपको आगे भी आएगा, लेकिन मैं आपको इसी में क्लियर कर लेता हूँ। मोटर व्हीकल की हमने बात कर ही रहे थे अभी सारी की सारी, तो इसमें हम एक और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। वो है कि अगर आप, ये मैंने को बताया स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आप यूज़ करते हो तो आपको क्रेडिट अलाउड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। साथ में एक और चीज़ यही है
कि जो मैंने आपको बताया था कि आईटीसी जो ब्लॉक्ड होगा वो एक और चीज़ में होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसको लीज एंड रेंटल, लीज या रेंटल मतलब आप किराया चढ़ाते हो, आप किराए पे दे देते हो किसी को। लीज और रेंटल के लिए आपने, लीज और रेंटल से आपने अगर लिया है, लीज और रेंटल से अगर आपने मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट को लिया है तो भी आपको क्रेडिट ब्लॉक्ड है, आपको क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। लीज और रेंटल से लिया है, दोबारा सुनो एक बार कि लीज मतलब कि आपने भाई किराया पे ले लिया कि बाद में मैं अपने ट्रांसफ़र कर लूँगा, मैं आपको किराया देते रहूँगा। रेंटल भी वही होता है, बस आपको मैं किराया देते रहूँगा इतने टाइम तक, और मैं खरीदने का मेरा पर्पस नहीं है। लीज में खरीदने का पर्पस होता है, बट रेंट में आपको रेंट देता रहूँगा। तो अगर आपने ऐसा लिया है तो भी आपका क्रेडिट ब्लॉक्ड हो जाएगा, एक्सेप्ट यही सब चीज़ें कि अगर आप उसको फर्दर सप्लाई यूज़ करते हो, लीज और रेंटल लेके, ठीक है, आप उसको ट्रांसपोर्टेशन पसंद यूज़ करते हो तो नहीं होगा, तो आपको क्रेडिट अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा यूज़ करते हो तो भी आपका क्रेडिट ब्लॉक्ड है। ठीक है, बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि अगर आप इन सब चीज़ों को, इनपुट आपने लिया है, पीछे से खरीदा है, इन सब चीज़ों को आपने खरीदा है, जैसे फूड बेवरेजेस, खाना पीने का सामान आपने खरीदा है, आपने आउटडोर कैटरिंग की है, आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट किया है, आपने हेल्थ और सर्विस पीछे से ली है, हेल्थ सर्विसेज आपने पीछे से ली है, आपने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है, प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लिया है। अगर आपने ये सब पीछे इनपुट खरीदे थे, ये सब सर्विसेज आपने ली थी, तो गवर्नमेंट कही है कि, गवर्नमेंट कह रही है कि माफ़ी, आपको आईटीसी पूरा का पूरा ब्लॉक्ड है। इन सब कामों को आपने अगर लिया है पीछे सर्विस के तौर पे, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है वही चीज़ कि अगर आप उसको फर्दर सप्लाई यूज़ कर रहे हो, फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप इसको सर्विस को यूज़ कर रहे हो फर्दर सप्लाई के लिए, कि आपने खाना पीना पीछे से लिया ताकि मैं बना के बेच सकूँ आगे, तो गवर्नमेंट करे ले लो आईटीसी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि आपका काम ही यही है अगर कि आउटडोर ट्रीटमेंट, आउटडोर कैटरिंग करवाना, पीछे से लेना आगे देना, ब्यूटी ट्रीटमेंट पीछे से लेना आगे करवाना लोगों को, हेल्थ सर्विस पीछे से लेना आगे देना, अगर आपका काम ही यही है तो ले लो आईटीसी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर काम नहीं है और आपने इन सब में से कोई भी चीज़ ली है तो फिर आईटीसी ब्लॉक्ड है। अगला है मेंबरशिप ऑफ अ क्लब एंड फिटनेस सेंटर। भैया अगर आपने मेंबरशिप ले ली है किसी क्लब की या फिटनेस सेंटर की, ताकि आप वहाँ पर ट्रेनिंग ले सको, आप जिम कर सको, कुछ भी काम कर सको, क्लब में आप पार्टी कर सको, अगर आपने ऐसी कोई मेंबरशिप ली है तो गवर्नमेंट कह रही है कि माफ़ी, आपको आईटीसी ब्लॉक्ड है, हमें माफ़ करो, आईटीसी आपको नहीं दे सकते हम। आप लेते रहो इसकी सर्विस, लेकिन आईटीसी नहीं देंगे आपको, आईटीसी नहीं दे सकते आपको। ठीक है, अगली है ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडिंग टू एम्प्लॉयज़ ऑन वेकेशन सच एस लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। यानी कि कोई एम्प्लॉयर ने, अगर आप एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, कोई एम्प्लॉयज़ को ट्रैवल बेनिफिट दे दिया है कि आप घूमने जा सकते हो मेरे पैसों पे, आपको हम लीव ट्रैवल कंसेशन दे देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन, कि आपको हम लीव ट्रैवल दे रहे हैं, कि आपको ट्रैवल बेनिफिट दे रहे हैं, कि आपको एक पैकेज दे दिया, जाओ गोवा, जाओ गोवा का पैकेज दे दिया आपको एम्प्लॉयज़ को कि आप वहाँ जाकर घूम सकते हो। तो भैया अगर आप ऐसा दे रहे हो तो यहाँ पर भी आपको आईटीसी एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा। मानते हैं कि एम्प्लॉय कोई एम्प्लॉय को दे रहा है, मान लो कि एम्प्लॉय दे रहा है, एम्प्लॉय को दे रहा है कि मान लो कि वो दे रहा है ताकि वो घूम सके, फ्रेश हो सके और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, कोई बात नहीं। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप देते रहो, हम आपका आईटीसी नहीं देंगे, आप लीव ट्रैवल देते रहो कंसेशन, हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, एक्सेप्ट अगर कोई ऑब्लिगेटरी है वो लॉ के द्वारा। अगर लॉ में कह रहा है कि हाँ ये तो ऑब्लिगेटरी है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा कि लीव ट्रैवल कंसेशन देना पड़ेगा ताकि वो घूम सके फ्री में एम्प्लॉयर के पैसे पे, तो फिर ये आप आईटीसी ले सकते हो। जब तक वो ऑब्लिगेटरी नहीं होगा लॉ के द्वारा और आप दे रहे हो लीव ट्रैवल कुछ बेनिफिट, तो फिर वो आईटीसी ब्लॉक्ड है उसका, तो आप आईटीसी उसका क्लेम नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर उसको क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज क्या होती है? सपोज करो आपको घर बनवाना है, अब आपको आता नहीं है घर बनवाना, तो आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करा जो कि सामान भी लाएगा, सर्विसेज भी देगा आपको,
वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या होता है कि जो आपको गुड्स सर्विसेज दोनों के से आपका पूरा का पूरा घर बनवा देगा, कोई ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी बनवा देगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको सिर्फ एक ही बने पैसा देना पड़ेगा उसे, वो पूरा कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसका पूरा काम ही यही है। तो वो आप अगर सर्विसेज ले रहे हो व्हेन सप्लाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, हाउस, ठीक है, कमर्शियल बिल्डिंग, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अपनी जगह से हिल नहीं सकती है। तो कोई भी अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवा दिया है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है उसके तौर पे, खुद नहीं करवाया आपने, अपनी खुद बिल्डिंग खुद नहीं बनवाई है, किसी से बनवाई है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने दी है और आपने उसका कंस्ट्रक्शन करवाया अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, सपोज आपने ऑफिस खोलना था, आपने कंस्ट्रक्शन करवा दिया, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं वो, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने ली है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट मना कर रखा है। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, हाँ अगर प्लांट एंड मशीनरी आपने बनवाने के लिए कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस किया है तो फिर हम ठीक है, तो वो आपके बिजनेस के लिए होगा, हम गवर्नमेंट मान के चल रही है कि हाँ भाई बिजनेस के लिए जरूरी होगा वो। लेकिन अगर ऐसे ही आपने ले लिया है अपनी ऑफिस की बिल्डिंग बनाने के लिए तो आईटीसी आपका क्लेम नहीं कर सकते, आप ब्लॉक्ड हो जाएगा, आपका आईटीसी ब्लॉक्ड है वहाँ पर। प्लांट एंड मशीनरी बनवा रहे हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हो तो टेंशन है, एक्सेप्ट इट इज़ यूज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। पर यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है इस बात पे, वो एक्सेप्शन ये है कि अगर आप कोई फर्दर सप्लाई के लिए यूज़ करते हो, उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हो ताकि आप फर्दर सप्लाई कर सको, तो आप चाहे प्लांट और मशीनरी बनवा रहे हो चाहे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। जैसे कि हमने वहाँ देखा था कि जब आप कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो टेंशन वाली बात नहीं है कि आप मोटर व्हीकल चाहे आपकी 13% से ज़्यादा है कैपेसिटी या कम है, चाहे व्हीकल है चाहे कोई भी चीज़ है, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। वैसे ही इसके अंदर है कि सपोज करो आपका काम है कि भाई पीछे से वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेना, आगे लोगों को देना, क्योंकि आप ज़्यादा यूज़, आपका काम ऐसा है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कैसे बनवाऊँ, आपने किसी से पर्सन से मदद ली, वर्क कॉन्ट्रैक्टर से, और आपने सर्विस पहले खुद ली और आगे सप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो चाहे आप कोई भी बिल्डिंग बनवा रहे हो, ठीक है। तीसरा है गुड्स और सर्विसेज, बड़ा सिंपल है कि गुड्स और सर्विसेज अगर आप कंस्ट्रक्शन, जो इसी की जुड़ा हुआ पॉइंट है कि अगर जो आपने गुड्स और सर्विसेज आपने लिए पीछे से आपने कोई खरीदे गुड्स और सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट, इस सर इसका क्या मतलब कि आपने बिल्डिंग बनवानी थी, आपने ऑफिस बनवाना था, पर आपने क्या किया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं ली, आप खुद ही बनवाने लग गए, आप खुद ही बैठ गए कि मैं ही बनवाऊंगा, और आपने खुद पीछे से माल खरीदा, गुड्स खरीदे, सर्विस खरीदी और आप बनाने लग गए खुद ही अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बिना वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लिए, तो फिर आपको आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इसमें भी वही चीज़ है, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी बनवा रहे हो खुद से, खुद ही बना रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आईटीसी क्लेम कर लो। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के अलावा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खुद से बना रहे हो तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, इवन तो इट इज़ यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या था कि अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो तो फिर आप आईटीसी क्लेम कर लोगे, भले ही आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाओ या मशीनरी बनवाओ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चाहे आप फर्दरनेस ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ करो, इन द कोर्स के लिए यूज़ करो, फर्दरनेस ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ करो, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते इमूवेबल प्रॉपर्टी बनवाने का। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी का कर सकते हो, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी का बनवाने का नहीं कर सकते। बट ऊपर क्या था कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हो, आप फर्दर सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बट यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बनवा रहे हो और भले ही उसको आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो या आप बिजनेस को फर्दरनेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो भी आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बट ऊपर क्या था कि अगर उसको फर्दर सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बट नीचे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप उसको इन द कोर्स, यानी कि आपका रेगुलर काम है वो वर्क, आपको सर्विस कंस्ट्रक्शन करवाना, आपका रेगुलर काम ही यही है कंस्ट्रक्शन करवाना, तो भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते अगर आप गुड्स से बना रहे हो ऑन हिज ओन अकाउंट। दोनों फर्क समझ में आ रहा है? किसमें क्या था कि फर्दर सप्लाई कर रहे हो तो आईटीसी क्लेम कर सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी, बट इसमें क्या है कि आप नहीं कर सकते तब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप खुद से बना रहे हो ऑन हिज ओन अकाउंट और आप इन द कोर्स ऑफ फर्दर के लिए यूज़ कर रहे हो। क्लियर हो गया अच्छे से? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
चौथा पॉइंट, गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन विच टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, कि अगर आपने पीछे गुड्स और सर्विस खरीदी है और आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर हो तो भाई आप आईटीसी क्लेम कर नहीं सकते, बिकॉज कॉम्पोजिशन स्कीम आपको पता होगा, अगर आपने नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो बनी है। कॉम्पोजिशन डीलर कभी भी आईटीसी क्लेम नहीं करता, बिकॉज वो आपके आगे से कलेक्ट ही नहीं करता है टैक्स, वो टैक्स कलेक्ट ही नहीं करता है क्योंकि उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती नहीं है। ये स्पेशल कॉम्पोजिशन डीलर्स होते हैं, कुछ आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो आईटीसी क्लेम तब कर सकता है आदमी जब आउटपुट टैक्स हो, जब आपने आगे से टैक्स लिया हो, कलेक्ट किया हो, क्योंकि ये तो भैया टर्नओवर पे टैक्स देता है तो इसके लिए एग्जम्प्ट है, इसके लिए तो गुड्स और सर्विस कोई भी खरीदे आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। पांचवा पॉइंट है, गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई गुड्स और सर्विसेज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बाहर का कोई बंदा है इंडिया के बाहर का और यहाँ पर आके टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहा है, सपोज करो यहाँ पर आया यूपी के अंदर और वो कह रहा है कि मैं ना यहाँ पर कुछ महीनों तक मैं यहाँ पर अपनी सप्लाई करूँगा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत बिकता है। मैंने सोचा कि यहाँ पर ऐसा करते हैं कि सप्लाई करते हैं, कोई एक बाहर का बंदा आया यूएसए का यूपी के अंदर और कह रहा है कि मैं तो सप्लाई करूँगा, तो वही आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कह रही है। गुड्स और सर्विस और बहुत, अगर आप पीछे से कोई खरीदते हो गुड्स और सर्विस यहाँ पर आके कि मैं तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचूंगा और आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पीछे से खरीदे आगे बेच रहे हो, तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो आपने पीछे से खरीदे हैं ना तो आईटीसी नहीं ले सकते आप, एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। हाँ, अगर आप गुड्स इंपोर्ट करवा रहे हो, बाहर से आपने इंपोर्ट करवाए, कोई माल आपको इलेक्ट्रॉनिक का नहीं बन पा रहा था, किसी से नहीं मिल पा रहा था, आपने बाहर से इंपोर्ट करवा दिया, उसका आप आईटीसी ले सकते हो। लेकिन वैसे ही अगर आपने किसी दुकानदार से खरीद के आगे बेच रहे हो तो गवर्नमेंट कह रही है माफ़ी, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आई एम सॉरी। 6 पॉइंट है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजप्शन। ये तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, आपको हर बार आपको पता है कि भाई जैसे कि ऊपर भी था कि भाई ऑन अकाउंट में आप कर रहे हो, पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आप कोई गुड्स और सर्विस यूज़ कर रहे हो, मैंने खरीदा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अपने घर में यूज़ करने लग गया हो, तो आप मांग रहे हो आईटीसी, गवर्नमेंट कह रही है अच्छा हम पागल बैठे हैं यहाँ पर, भाई पर्सनल कंजप्शन के लिए आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। 7th बता रखा है, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, ये डिस्पोज, मतलब आपके गुड्स जो है खो गए, आपके गुड्स खो गए, चोरी हो गए या ख़त्म हो गए किसी वजह से, या डिस्पोज कर दिया, आपने कहा कि चलो भाई इसको ऐसा करते हैं कि इसको यार बेच देते हैं, रद्दी के दाम में बेच देते हैं, रद्दी में बेच देते हैं इसको, अब कुछ बचा ही नहीं गुड्स में, या आपने गिफ्ट के तौर पे लोगों को दे दिया कि भाई अब बचा ही नहीं गुड्स का, अब यूज़ नहीं कर सकते हम, बेकार हो गए गुड्स, या आपने फ्री सैंपल बांट दिए लोगों को, आपने कहा चलो भाई लो तुम ले लो यार, मेरा काम कहीं नहीं है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, आपने पीछे से गुड्स सर्विस खरीदे और आपने सोचो आईटीसी ले लिया, क्योंकि आपको आईटीसी मिल गया होगा, आपने गुड्स सर्विस खरीदे, बिजनेस के लिए भी यूज़ खरीदे होगे, आप बिजनेस के लिए यूज़ करा, आपने कहा गवर्नमेंट को आईटीसी दो, आपने ले लिया, लेकिन आपने गुड्स खो गए, ऐसा काम हो गया, डिस्ट्रॉयड वगैरह हो गए, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इतने पागल नहीं हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि देखो ये आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ये आईटीसी वापसी कर दिया जाएगा आपको, क्योंकि भैया आईटीसी तभी आपको मिलता है जब ये गुड्स सर्विस आप अपने लिए यूज़ करो। अगर खो गए हैं, चाहे आपने किसी को दे दिया फ्री में, कुछ भी करो आप, आपका वो गुड सर्विस, आपके जो आईटीसी है वो सब वापसी कर दिया जाएगा, बिकॉज अब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। आईटीसी तब तक मिलेगा आपको जब तक ये गुड सर्विस आपके पास है, जहाँ पर आपके हाथ से गया, ये खराब हुए, डिस्ट्रॉयड हुए, खो गए, मुझे मतलब नहीं है, आईटीसी वापसी कर दिया जाएगा आपको। आईटीसी तभी आपको तब तक मिलेगा जब तक आपके पास है वो। और 8वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कि टैक्स पेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 74, 129, 130। सर ये क्या कह रहे हो आप, इतने सारे सेक्शन समझ नहीं आ रहे कुछ भी। यार देखो यार, सेक्शन समझने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, आपको बस ये समझना है सेक्शन किस चीज़ के लिए है। सेक्शन है ये डिमांड एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। होता क्या है कि जैसे कि आप टैक्स नहीं दे रहे, सपोज करो आपने कहा कि आप तो बहुत ढीठ हो, मैं तो टैक्स देता नहीं, कर लो जो मर्जी। अब गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, अब उस समय गवर्नमेंट आपके डिमांड करेगी, ये सेक्शन डिमांड के लिए बने हुए हैं, डिमांड के लिए, और किसी तरीके से आपको खोजेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और आपसे किसी तरह से टैक्स निकलवाएगी, दैट इज़ रिकवरी ऑफ टैक्स। तो जब ऐसा सीन होता है और उस केस में आप टैक्स पे करते हो, जब आप टैक्स पे नहीं कर रहे थे और गवर्नमेंट ने आपको ढूंढ के निकाला और टैक्स पे करवाया, तो भैया गवर्नमेंट कह रही है माफ़ी, उस केस में थोड़ी आपको आईटीसी दे देंगे। पहले आप टैक्स नहीं दे रहे थे, पहले आप मुझे टैक्स नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से आपको टैक्स निकलवाया जेब से और आईटीसी क्लेम कर रहे हो, गवर्नमेंट कहेगी भैया माफ़ी, आपको आईटीसी नहीं मिल जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा सारे के सारे पॉइंट। शेयर कर देना फिर अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ ताकि और लोगों को अच्छे समझ में आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू।